कोई क्वेश्चंस? मरीना ने शांत भाव से पूछा। डैनियल पूरी तरह से अवाक था। क्वेश्चंस? बिल्कुल, मैं कम से कम 30 फीट की दूरी पर दरवाजे से लेट रहा था। ये व्यक्ति इतनी दूर से मेरी सांस कैसे सुन सका? आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर के रूप में इतने सालों बाद मैं सोते समय भी जितना हो सके चुपचाप सांस लेने का आदी हो गया हूँ। यह अपराधियों क्रिमिनल्स द्वारा देखे जाने से बचने के लिए था। ये यंग लेडी इतनी दूरी से मेरी सांस कैसे पकड़ पाई? डैनियल ने सोचा। विक्टिम के सिर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। मर्डर वेपन एक मेटल बैट जैसा कुछ होना चाहिए। मरीना ने डैनियल की संदेह भरी नजर को नजरअंदाज किया और खुद से बात की। इस बीच डैनियल मरीना को घूरता रहा। क्या घूर रहे हो? उसे रिपोर्ट में लिखो, मरीना ने कहा जैसे ही उसने सिर उठाया और डैनियल को स्थिर पाया। उसके स्वर में चिढ़ का संकेत भी था। डैनियल फिर से अवाक था। आखिरकार डैनियल होश में आया और रिपोर्ट में नोट्स लिखना शुरू कर दिया। मरीना फिर विक्टिम के हाथों और बाहों का इंस्पेक्शन करने के लिए बढ़ी। 10 उंगलियां टूटी हुई हैं और सभी नाखून खींच लिए गए हैं। 4 टूटी हुई रिब्स पसलियां, दोनों पैरों में कई फ्रैक्चर्स भंग। ये लिस्ट बढ़ती जा रही थी। मरीना ने जैसे जैसे शव की जांच की वह और भी हैरान होती गई। पीड़ित ने मरने से पहले निश्चित रूप से अकल्पनीय यातना सहन की थी। अपराधी को मृतक के प्रति किस तरह की नफरत रही होगी कि उसने उन्हें इस तरह से यातना दी। मेरी मदद करो, बॉडी के सामने की तरफ की जांच पूरी करने के बाद मरीना ने कहा। वह आगे बढ़कर शव को पलटना चाहती थी। इस बार डैनियल बेहोशी की हालत में नहीं था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और मरीना को शव पलटने में मदद की। डैनियल इस बार उसकी मदद करने में तेज था। जिस पर शव को पलटा गया, मरीना की आंखें तुरंत गर्दन पर बने टैटू गोदना पर पड़ गईं। यह क्या था? मरीना तुरंत आगे बढ़ी और सावधानी से उसकी जांच की। मरीना ने महसूस किया कि टैटू ठीक वैसा ही था जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न था जिसे वह ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ मिला? डेजी ने थोड़ी उलझन में पूछा जैसे ही उसने मरीना को एक टक टैटू को घूरते देखा। आंट डेजी, तुमने कहा था कि तुम्हें हाल ही में इस तरह के टैटू वाले कितने बॉडीज मिले हैं? मरीना मुड़कर डेजी को देखने लगी। जिसे तुम अभी जांच रही हो उसे मिलाकर कुल 8 थे, डेजी ने जवाब दिया। आंट डेजी, डैनियल ने सोचा। बगल में खड़े डैनियल ने उस तरीके पर ध्यान दिया जिससे मरीना ने अपनी चीफ को संबोधित किया था। मरीना डेजी की नीस भतीजी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आश्चर्य के सामने इतनी शांत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चीफ ने कहा कि मैं उसे अपनी टीम में अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं वास्तव में नहीं कर सकता, डैनियल ने सोचा। डैनियल ने पछतावे के साथ मरीना को देखा। वह वास्तव में एक होनहार यंग टैलेंट थी। क्या सभी 8 बॉडीज में ये टैटू है? मरीना के स्वर में उत्सुकता थी। इससे पहले कि डेजी जवाब दे पाती, डैनियल अचानक बोल पड़ा। नहीं नहीं, मरीना मुड़ गई। सही, 8 बॉडीज में से केवल 3 में यह है, बाकी 5 में कोई टैटू नहीं है। क्या तुम मुझे बाकी 7 बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखा सकते हो? मरीना बेली ने भान सिकुड़ी। जरूर, डैनियल ने बिना किसी झिझक के सहमत दी। आखिरकार मरीना वह व्यक्ति थी जिसे उनकी चीफ ने बुलाया था, इसलिए उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखने में कोई समस्या नहीं थी। डैनियल अनुरोध के अनुसार पिछली ऑटोप्सी रिपोर्ट्स लेने चला गया। मरीना ने पहले 7 को सावधानी से पलटा। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा डैनियल ने कहा था। पहले 7 शवों में से केवल 2 में टैटूज थे, बाकी में नहीं थे। हालांकि उनकी मौत का कारण बहुत समान था। उन सभी को यातना दी गई थी और वे दर्द में मरे थे। मरीना के इंट्यूशन ने उसे बताया कि ये सभी लोग निश्चित रूप से रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ मिला? मरीना के एक्सप्रेशन में अचानक बदलाव देखकर डैनियल भी गंभीर हो गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। इस शव की जांच पूरी करने के बाद मुझे बाकी 7 बॉडीज पर एक और नजर डालने की जरूरत है, मरीना ने कहा जैसे ही उसने ऑटोप्सी रिपोर्ट नीचे रखी और अपने सामने के शव को डाइसेक्ट विच्छेदन करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उस दिन मरीना ने कुल 8 शवों का पोस्टमार्टम किया, लेकिन सब होने के बाद भी उसका एक्सप्रेशन अपरिवर्तित रहा। वह काफी एनर्जेटिक भी लग रही थी। तब तक मरीना लैबोरेटरी में कुछ काम कर रही थी। डैनियल ने सोचा कि उसे जरूर कुछ मिला होगा, इसलिए वह धैर्यपूर्वक मरीना के बगल में इंतजार करता रहा। वह इतनी फोकस्ड, इंटेलिजेंट और केयरफुल थी। क्या ही होनहार यंग ऑफिसर है, डैनियल ने सोचा। चीफ, क्या मरीना वास्तव में मेरी टीम में शामिल नहीं हो सकती? डैनियल ने पहले कभी किसी को इतना नहीं चाहा था, लेकिन डेजी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बस उसे खुद से समझने के लिए एक नजर दी। डैनियल तुरंत समझ गया। उसे अब और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। जब वे बातें कर रहे थे तब तक मरीना ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रोग्रेस कर ली थी। मुझे मिल गया, मरीना खुशी से चिल्लाई। डेजी और डैनियल दोनों ये देखने के लिए गए कि क्या हुआ था। क्या चल रहा है? मरीना ने अपने हाथ में पकड़े कागज की ओर इशारा किया। उस पर कुछ हल्के से चमकते हुए नंबर्स थे। यह क्या है? डैनियल ने अपनी भान सिकुड़ी। तुमने मुझे पहले बताया था कि 8 बॉडीज में से केवल 3 में टैटूज थे। मरीना ने अपने हाथ में कागज नीचे रखा। हाँ, तुमने भी देखा था, है ना? डैनियल ने सिर हिलाया। तुमने गलत समझा। वास्तव में सभी 8 बॉडीज में टैटूज थे। मरीना ने पूरी निश्चितता के साथ घोषणा की।
यह इम्पॉसिबल है। मैंने भी बॉडीज की जांच की थी और उनमें निश्चित रूप से कोई टैटूज नहीं थे। डैनियल का भान और गहरा हो गया। तुमने टैटूज पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन सभी को हटा दिया गया था। मरीना ने हर शब्द को जोर देकर कहा। हटा दिया गया। डैनियल और डेजी एक साथ बड़े आश्चर्य से चिल्लाए। हाँ, ये टैटूज सभी स्पेशल इंक से बनाए गए थे जो आमतौर पर हटाए नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने अभी एक स्पेशल सोल्यूशन का उपयोग करके एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये सोल्यूशन उनके टैटूज को पूरी तरह से हटा सकता है और बाद में कोई निशान नहीं बचेगा। हालांकि अगर कोई अन्य सोल्यूशन लगाया जाता है तो आप पिछले डिजाइन को हल्का सा देख सकते हैं। मरीना ने समझाया, इससे पहले कि वह सोल्यूशन उठाए और बिना टैटूज वाले शवों की ओर बढ़े। उसने एक कॉटन स्वॉब को सोल्यूशन में डुबोया और उसे बॉडीज में से एक की गर्दन के पीछे हल्के से लगाया। सभी को हैरानी हुई। उस व्यक्ति की गर्दन के पीछे एक हल्का निशान दिखाई दिया। सच में एक टैटू है। ये देखकर डैनियल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मरीना ने बाकी बॉडीज की जांच की। हर शव ने सोल्यूशन पर प्रतिक्रिया दी। तो इन सभी लोगों के पास एक ही टैटू था। क्या वे एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं? डैनियल ने फिर से भान सिकुड़ी। ये सही है, मरीना ने जोर से और साफ कहा। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। ये ग्रुप जनबर्फ में भी अपना चेहरा दिखा रहा है और वे आंट डेजी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या वे विशेष रूप से बेली फैमिली को टारगेट कर रहे थे? मरीना ने सोचा। वैसे क्या तुम जानती हो कि यह टैटू कहाँ से आया है? डैनियल ने अचानक मरीना को देखा। मरीना की आंखों में एक पल के लिए इमोशंस चमके, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गई। आंट डेजी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मरीना ने डेजी को देखा। तो चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। डेजी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। क्या ऐसी कोई बात है जो आप मेरे सामने नहीं कह सकती? डैनियल तुरंत दोनों के पीछे हो लिया, लेकिन मरीना ने बस अपना सिर घुमाया और उसे फीकी नजर दी। अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो इस केस में और दखल मत दो। फिर वह बिना कुछ कहे चली गई। चीफ, डैनियल कुछ कहना चाहता था, लेकिन डेजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम अब इस केस के इंचार्ज नहीं हो। लेकिन डैनियल ने जल्दी से विरोध किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डेजी पहले ही मुड़कर जा चुकी थी। उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। डैनियल उदास होकर वहीं जड़वत खड़ा रहा। उसने सोचा, इन सब का क्या मतलब था? क्या वे मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और जब उनका काम हो गया तो मुझे फेंक दिया? जब मैं अभी उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट रिकॉर्ड करने में मदद कर रहा था तब तो ऐसा नहीं था। डेजी के ऑफिस में। डेजी अपने ऑफिस में चली गई। दरवाजे और खिड़कियां पहले से ही बंद थे। मरीना, क्या हुआ? डेजी जानती थी कि यह मामला बहुत गंभीर होना चाहिए, अन्यथा मरीना ने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखाया होता। मरीना एक पल के लिए चुप रही, फिर आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। आंट डेजी, 4 साल पहले जब मैं अचानक घायल होकर गायब हो गई थी तो मुझ पर उसी टैटू पैटर्न वाले ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था। मरीना ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बेली फैमिली को अपने मामलों में शामिल नहीं करना चाहती थी। वह अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता था कि ग्रुप का टारगेट वह नहीं बल्कि पूरी बेली फैमिली थी। क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? ये सुनकर डेजी का चेहरा बदल गया। और लैम्बर्ट भी घायल हुआ था। हालांकि उसने और ग्रैंपा ने कभी मुझे उसकी चोटों के बारे में सच नहीं बताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी चोट भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होनी चाहिए। लगता है कि बेली फैमिली को टारगेट किया गया है। मरीना की आंखें अंधेरी हो गईं। ये लोग कौन हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे बेली फैमिली पर हाथ उठाएं? डेजी का चेहरा भी गंभीर हो गया। मैंने अभी तक उनकी असली पहचान का पता नहीं लगाया है, लेकिन मैं जिस बारे में निश्चित हो सकती हूँ वो ये है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं। आंट डेजी, आपको कुछ देर के लिए आराम करने का बहाना ढूंढना चाहिए और इस केस में अब और दखल नहीं देना चाहिए। मरीना का एक्सप्रेशन गंभीर था। डेजी मना करने ही वाली थी कि मरीना ने उन्हें फिर से बीच में रोक दिया। मैं जानती हूँ कि आप मौत से डरने वाली व्यक्ति नहीं हैं, आंट डेजी, लेकिन अगर ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तो आपका पुलिस स्टेशन में रहना केवल अधिक निर्दोष लोगों को शामिल करेगा। इस बात पर डेजी का एक्सप्रेशन आखिरकार बदल गया। मरीना की बात में दम है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बेली फैमिली को टारगेट कर रहा है तो पुलिस स्टेशन में रहना वास्तव में अधिक मुसीबत पैदा कर सकता है, डेजी ने सोचा। मैं समझती हूँ, मैं इंचार्ज लोगों से बात करूंगी। डेजी आखिरकार सहमत हो गई। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। हम इसे खींच नहीं सकते, मरीना ने कहा। जरूर, डेजी ने मरीना को आश्वासन दिया। बेली फैमिली होम पर डेजी से बात करने के बाद मरीना जल्दी से बेली फैमिली की ओर लौट आई। मरीना को पता लगाना था कि उसका भाई लैम्बर्ट कैसे घायल हुआ था। हालांकि जैसे ही मरीना बेली फैमिली लौटी उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यार्ड में एक नई कार पार्क की हुई थी। उनके परिवार से मिलने कोई आए, ये दुर्लभ था, और कार पर लगी लाइसेंस प्लेट किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं लग रही थी। मरीना ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजे पर नौकरानी ने जब मरीना को देखा तो उसने तुरंत आदरपूर्वक अभिवादन किया, मिस बेली। मरीना ने तुरंत लिविंग रूम में गिफ्ट बॉक्सेस का ढेर देखा। उन्होंने लगभग पूरे लिविंग रूम को भर दिया था।
क्या हो रहा है? मरीना ने भान से कुड़ी। यह एक खुशी का मौका है मिस बेली, नौकरानी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मरीना थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वह लिविंग रूम की ओर बढ़ी। उसने कई बॉक्सर्स के बीच में अपने ग्रैंडफादर के सामने बैठे साइमन को देखा। मरीना कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कोई भ्रम इल्यूजन नहीं था। ये वास्तव में साइमन था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरीना तेजी से उसके पास गई। मरीना, मैं वादे के मुताबिक तुम्हें प्रपोज विवाह का प्रस्ताव करने आया हूँ। साइमन की आंखें प्यार से भरी थीं। मरीना ने सोचा, क्या यह आदमी वास्तव में मुझे प्रपोज करने आया है? ग्रैंडपा, आपने इसे बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? मरीना ने बड़े अविश्वास के साथ चक को देखा। मरीना, तुम बकवास कर रही हो। मैं साइमन को क्यों फेंकूं? वो इतना तारांकन डिसेंट यंग मैन है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। चक ने चौड़ी मुस्कान के साथ साइमन को देखा। मरीना ने सोचा, क्या यह क्या हो रहा है? उसे अपने ग्रैंडपा को फिर से याद दिलाना पड़ा। ग्रैंडपा, क्या आपने अभी साइमन को साफ नहीं सुना? वो मुझे प्रपोज करने आया है। बेशक मैंने उसे सुना है। साइमन पहले ही इतने सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स लेकर आया है। मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है? चक ने मरीना को घूर कर देखा। यह क्या चल रहा है? मेरे ग्रैंडपा ने अभी मुझे घूर कर देखा। क्या मैं अब उनकी फेवरेट ग्रैंडडॉटर नहीं रही? मरीना ने सोचा। साइमन, मरीना को मैंने बिगाड़ दिया है। उसका टेम्पर थोड़ा अटपटा है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ टॉलरेंट रहोगे, ज्यादा इंडल्जेंट नहीं होना। अगर ये लड़की तुम्हें परेशान करे तो तुम हमेशा यहाँ आकर मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उसे डिसिप्लिन करूंगा। चक मरीना के चुपचाप विरोध से पूरी तरह अनजान लग रहा था। इसके बजाय उसने मुस्कुराहट के साथ साइमन को देखा। ग्रैंडपा चक, चिंता न करें। मैं भविष्य में मरीना का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। साइमन ने दृढ़ता से वादा किया। यह क्या बकवास है? साइमन ने तो ग्रैंडपा भी कह दिया। मरीना ने सोचा, मेरे साथ बाहर आओ अभी। मरीना ने अपनी सारी एटिकेट छोड़ दी। उसने साइमन को बांह से पकड़ा और सीधे बैकयार्ड पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। ग्रैंडपा चक, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं मरीना से थोड़ी देर बात करके वापस आपके साथ चेस खेलने आता हूँ। भले ही मरीना उसे खींचकर ले जा रही थी, फिर भी साइमन ने चक को एक जेंटलमैन की तरह झुककर अभिवादन किया। जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चक इतनी तेजी से मुस्कुरा रहे थे कि उनकी आंखों के कोनों पर कुछ और झुर्रियां दिखाई दी। बाहर, हालांकि, मरीना ने साइमन को सीधे गार्डन के पीछे की दीवार से टकरा दिया। फिर उसने साइमन के बगल में जोर से पैर पटका। साइमन ने अपना सिर घुमाया और मरीना पर एक नजर डाली। वो वास्तव में उसके लिए अलग तरह से प्यार दिखा रही थी। फिर भी वो इसे पसंद करता था। मरीना, ग्रैंडपा चक अभी भी अंदर इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी सिर्फ बात करने के लिए बाहर ले आई हो? साइमन की आंखें मुस्कुरा रही थीं जब वो मरीना को जलती हुई नजर से देख रहा था। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? क्या मेरे ग्रैंडफादर ने वास्तव में तुम्हारे मैरिज प्रपोजल के लिए सहमत हो गए? मरीना ने बिना पलक झपकाए साइमन को घूर कर देखा। तुमने अपनी आंखों से देखा है? साइमन ने निश्चितता के भाव से कहा। तुमने मेरे ग्रैंडफादर को अपने प्रपोजल के लिए कैसे राजी किया? मरीना ने बिना पलक झपकाए साइमन को घूर कर देखा। मैंने उन्हें बताया कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। ग्रैंडपा चक शायद पिघल गए क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं कितना डिवोटेड था। साइमन ने आराम से कहा, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मरीना ने आंखें घुमाई। वो अपने ग्रैंडफादर का टेम्पर बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो सिर्फ इन 2 सेंटेंस को सुनकर कभी भी अपनी ग्रैंडडॉटर की शादी नहीं कराएंगे। मरीना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। साइमन ने उसे स्थिर नजर से देखा। किसी वजह से मरीना को साइमन की नजर के सामने थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत नजरें हटा ली। साइमन ने यह भी देखा कि मरीना की उंगली से क्या गायब था। वह गोल्डन रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? साइमन ने पूछा। मुझे इसे हर समय पहनना सुविधाजनक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे उतार दिया, मरीना ने शांत भाव से जवाब दिया। वास्तव में? साइमन ने सिर हिलाया। तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। हाल ही में तुम कैसी सोई हो? साइमन की उंगलियां धीरे से मरीना की आंखों के नीचे के क्षेत्र को छूने लगी। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स, काले घेरे के निशान थे। ये ठीक था। वे दोनों इतने करीब खड़े थे कि साइमन के शरीर की ताजा खुशबू तुरंत मरीना को घेर लिया। अचानक एक तेज नींद उस पर छा गई। जब से साइमन गया था, मरीना ने मुश्किल से एक पूरी रात की नींद ली थी। अब जब साइमन यहाँ था, तो पहले से जानबूझकर दबाई गई नींद एकदम से उमड़ आई। क्या तुम पहले झपकी लेना चाहती हो? साइमन ने धीरे से पूछा। मरीना वास्तव में नहीं कहना चाहती थी। आखिरकार अभी भी कई सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे, लेकिन उसकी पलकें उसके नियंत्रण से बाहर थीं और उसका सिर भी अनजाने में झुक गया। उसने साइमन को हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम अपने रूम में जाना चाहती हो? साइमन ने पूछा। मरीना एक चलती फिरती लाश की तरह थी जब वह साइमन को पीछे के प्रवेश से अपने रूम में ले गई। फिर उसने साइमन को सीधे रूम में बड़े बेड पर खींच लिया। एक धमकी आवाज के साथ उसने साइमन को अपने बेड पर धकेल दिया और एक ऑक्टोपस की तरह अपना पूरा शरीर उससे सटा लिया।
ये खुशबू, ये फीलिंग एकदम सही है। मरीना ने सोचा। लगभग तुरंत उसकी सांस नियमित हो गई। साइमन, जो बेड पर दबा हुआ था, खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मरीना की पीठ थपथपाई। उसे लगा कि मरीना के लिए एक कुशन तकिया होना वास्तव में एक संतुष्टिदायक भूमिका है। हालांकि ये लड़की कितनी थकी हुई थी। वह जैसे ही मेरी बाहों में आई, सो गई, साइमन ने सोचा। मॉर्निंग टू आफ्टरनून। मरीना सुबह से दोपहर तक गहरी नींद में सोती रही। जब वह जागी तो बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। उसने अपना सिर घुमाया और साइमन को बेड के पास बैठे देखा, और वह अभी भी उसे कसकर गले लगाए हुए थी। मरीना पूरी तरह से हैरान थी। जब उनकी आंखें मिली तो हवा भी जम गई लगता था। ओह माय गॉड, यह आदमी बस एक ड्रग की तरह है। जैसे ही मैं इसके करीब आती हूँ, मुझे और चाहिए। मैंने तो उससे सवाल करने का सबसे अच्छा मौका भी गंवा दिया, मरीना ने सोचा। क्या तुम अभी भी जागी नहीं हो? तुम इतनी देर तक सोई हो। उठो और कुछ खाओ, वरना तुम्हारे पेट को तकलीफ होगी। साइमन ने अपना फोन नीचे रखा और मरीना को देखते हुए कहा, जो उसे घूर रही थी। मरीना जल्दी से बेड से उठी। हालांकि बेड से उठने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। यह उसका घर था। यह आदमी ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे वह मालिक हो? तुम्हें पीछे के दूर से निकलना चाहिए। मेरा परिवार बहुत ट्रेडिशनल है। अगर मेरे ग्रैंडफादर को पता चला कि तुम इतनी देर तक मेरे बेडरूम में थे, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें सबक सिखाएंगे। मरीना ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मुझे लगता है कि वे पहले ही जानते हैं, साइमन ने आसानी से कहा। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें पीछे के दूर से लाई थी। मरीना शांत रहने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने पहले ही 3 बार दूर खटखटाया है, साइमन ने समझाया। क्या दूर खटखटाया? मरीना की आंखें अचानक फैल गईं। हाँ, ग्रैंडपा चक तुम्हें बताना चाहते थे कि डिनर तैयार है। मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, साइमन ने कहा। तुमने ग्रैंडपा से बात की? मरीना ने दांत पीसे। हाँ, ग्रैंडपा चक ने इतनी बार दूर खटखटाया। अगर मैं जवाब नहीं देता तो क्या ये थोड़ा रूड नहीं होता? साइमन ने मासूमियत से कहा। मरीना पूरी तरह से अवाक थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया? उसने सोचा। चलो चलते हैं। ग्रैंडपा चक लगता है हमारे डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। नीचे चलने का समय हो गया है। साइमन ने समय देखा और अपने क्लोथ्स ठीक किए और फिर मरीना को नीचे ले जाने लगा। मरीना ने अपना हाथ निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन साइमन अचानक रुक गया। मरीना, तुमने अभी मुझे एक पिलो की तरह इस्तेमाल किया था। अब जब तुम जाग गई हो तो तुम मेरे लिए इतनी कोल्ड ठंडी क्यों हो? साइमन ने पूछा। मरीना समझाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर पास ही खड़े अपने ग्रैंडफादर पर पड़ी। चक खुले मुंह से उन्हें घूर रहे थे। मरीना हक्का बक्का रह गई। ग्रैंडपा, कृपया गलत मत समझिए। ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मरीना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चक ने तुरंत अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए। मैं ये सुनना नहीं चाहता। ये बहुत ग्राफिक है। यह मेरी आंखों को तकलीफ देगा। मरीना फिर से अवाक थी। ग्रैंडपा, यह आपकी आंखों को तकलीफ नहीं देगा जब तक कि आप झांक नहीं रहे थे। मरीना ने अनिच्छा से उन्हें याद दिलाया। झांकना? मैंने बिल्कुल नहीं झांका। मुझे नहीं पता था कि तुम साइमन को एक कोआला बेर की तरह गले लगा रही थी। तुम दोनों को तो जबरदस्ती भी अलग नहीं किया जा सकता था। चक ने मजाक में अपना हाथ हिलाया। मरीना को फिर से समझ नहीं आया कि क्या कहे। झांके बिना किसी के पास इतनी डिटेल्स होना काफी अजीब था। ग्रैंडपा, मरीना का स्वर थोड़ा गुस्से वाला हो गया। ठीक है, तुम बच्चे अपने मामले खुद सुलझाओ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यंग और एनर्जेटिक हो, और तुम दोनों थोड़ा लस्टफुल कामुक भी हो सकते हो। हालांकि यंग कपल्स युवा जोड़ों के लिए मॉडरेशन स्वयं महत्वपूर्ण है। अन्यथा जब तुम बुजुर्ग होगी तो बहुत असहज होगा। चक ने ऐसे बात की जैसे वह खुद इससे गुजर चुके थे। मरीना पूरी तरह से हैरान थी। उसे क्यों लग रहा था कि उसे ही अपनी आंखें धोने की जरूरत है? ग्रैंडपा, मरीना पूरे दिन सोई है और उसे भूख लगी होगी। साइमन, जो उनके बगल में खड़ा था, ने मरीना पर एक नजर डाली और धीरे से बोला। मैंने किचन को तुम्हारे लिए कुछ खाना बचाने के लिए कहा था। तुम जाकर खा सकते हो। मैंने पहले ही खा लिया है, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच थर्ड व्हील नहीं बनूंगा, मिस्टर, बेली ने कहा, इससे पहले कि वह मुस्कुराते हुए अपनी केन छड़ी के सहारे अपने रूम में वापस चले गए। मरीना पूरी तरह से अवाक थी। तो यह वास्तव में एक ड्रीम नहीं था। क्या ग्रैंडपा वास्तव में साइमन को अपने ग्रैंडसन इन लॉ दामाद के रूप में मान रहे हैं? मरीना ने सोचा, जबकि उसने फिर से अपनी जिज्ञासु नजर साइमन पर डाली। साइमन का प्रपोजल और मरीना की उलझन। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे बहुत पसंद करते हैं। साइमन की आंखें मुस्कान के साथ मुड़ गईं। ये देखकर कि साइमन अभी भी सच बताने को तैयार नहीं था, मरीना ने उस पर और दबाव नहीं डाला। वह मुड़ी और डाइनिंग रूम की ओर चल दी। किचन में नौकरानियों ने जब मरीना को देखा तो उन्होंने जल्दी से वो खाना परोसा जो उन्होंने गर्म करके रखा था। साइमन मरीना के बगल में बैठ गया। नौकरानी ने साइमन को भी कटलरी का एक सेट दिया, जैसे कि वह पहले से ही परिवार का हिस्सा था।
मरीना अपनी भान सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि साइमन सिर्फ एक दिन में सफलतापूर्वक उसके परिवार का सदस्य बन गया था। मरीना, खाओ, मुझे देखना बंद करो। जब मरीना अपने विचारों में खोई हुई थी तो एक कोमल आवाज आई। मरीना को तुरंत वास्तविकता में वापस लाया गया। उसने साइमन को प्यार से उसे देखते हुए देखा और बगल की नौकरानियां सभी उनके रिलेशनशिप की प्रशंसा कर रही थीं। वे बेहद एक्साइटेड लग रही थीं। मरीना अवाक थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मरीना ने साइमन पर भान सिकुड़ी। सोलेमवुड में वे सिर्फ मजे के लिए एक साथ थे। अब जब साइमन जनबरफ में वापस आया था तो उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि दोनों परिवारों का शादी में शामिल होना इम्पॉसिबल था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस करना चाहता हूँ। साइमन अचानक रुक गया। हालांकि मरीना उस शब्द का अंदाजा लगा सकती थी जो साइमन रोक रहा था। वो उसे करना चाहता था। मरीना की आंखों की चमक अंधेरी हो गई। फिर वो अचानक खड़ी हुई और सीधे सेकंड फ्लोर की ओर चली गई। जब मरीना दोबारा नीचे आए तो उसके हाथ में एक गोल्डन रिंग थी। मैं ये तुम्हें वापस कर रही हूँ, कृपया वापस मत आना। मरीना ने गोल्डन रिंग साइमन को थमा दी। मरीना, तुम्हारा क्या मतलब है? साइमन ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा मैरिज प्रपोजल स्वीकार नहीं करूंगी। भले ही मेरे ग्रैंडफादर इस पर सहमत हो, मैं नहीं करूंगी। मरीना का स्वर बेहद निश्चित था। वो कभी भी बेली फैमिली को नहीं छोड़ेगी। क्यों? मरीना, क्या तुम मेरे बॉडी से संतुष्ट नहीं हो? साइमन ने अपनी भान हल्की सी उठाई। मरीना चुप रही। तुम्हारे रिएक्शंस को देखते हुए लगता है कि तुम मुझसे बहुत संतुष्ट हो। हर बार जब तुम मुझे देखती हो तो तुम हमेशा मुझे बेड पर ले जाती हो। साइमन ने मरीना को चिढ़ाना जारी रखा। मरीना को अभी भी पता नहीं था कि क्या कहे। चुपचाप खड़ी मरीना को देखकर साइमन धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने गोल्डन रिंग को वापस मरीना की उंगली पर डाल दिया। जो चीज मैंने दे दी है वह मैं कभी वापस नहीं लेता। मरीना ने नीचे देखा कि साइमन गंभीर चेहरे के साथ उसे रिंग पहना रहा था। उसकी नजर टूट गई। अगर पिछली वे चीजें नहीं होती, शायद मैं वास्तव में साइमन से शादी करने पर विचार कर सकती थी। आखिरकार मुझे उसके बगल में सोने की वास्तव में आदत हो गई है। लेकिन मुझे बेली फैमिली में रहना होगा। मरीना ने सोचा। साइमन हर्नांडेज, मुझ पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। मरीना की आवाज इमोशन से गहरी हो गई। तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद होना है। साइमन का स्वर अभी भी स्थिर था। मरीना फिर से झुक गई। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। यह मेरी चॉइस है। मैं तुमसे बदले में वही चीज वापस देने के लिए नहीं कहूंगा। तुम्हें बस वह स्वीकार करना होगा जो मैं पेश करता हूँ। साइमन ने हर शब्द धीरे धीरे और साफ कहा। मरीना ने सामने खड़े दृढ़ व्यक्ति को देखा। उसका दिल अचानक धड़क उठा। मुझे बस उसे स्वीकार करना है। क्या कोई और होगा जो अगर मैं उसे मना कर दूं तो बदले में कुछ नहीं मांगेगा? मरीना ने सोचा। इस बातचीत से पहले मरीना साइमन से सभी संबंध खत्म करना चाहती थी। हालांकि साइमन के जाने के बाद वह अभी भी गोल्डन रिंग पहन रही थी। किसी वजह से हर बार जब वह साइमन से बात करती थी तो वह हमेशा उस आदमी की बात सुनती थी। उसने ये सब इतने कोमल एटीट्यूड के साथ भी किया है। वह आदमी वास्तव में लोगों को मैनिपुलेट हेरफेर करने में अच्छा है, मरीना ने सोचा। मरीना ने अपनी उंगली पर गोल्डन रिंग को देखा। उसकी आंखों में गहरे इमोशंस उतर गए। ग्रैंपा चक से बातचीत। कुछ झिझक के बाद मरीना चक के रूम में गई। चक पहले ही अंदाजा लगा चुके थे कि मरीना उनके पास आएगी, इसलिए वह सोए नहीं थे। वह अभी भी ग्लासेस पहने हुए सोफा पर पड़ रहे थे। ग्रैंपा, क्या आप वाकई साइमन के प्रपोजल के लिए सहमत हो गए? मरीना ने सीधे पूछा। हाँ, मैंने किया। वो यंग मैन एक डिसेंट व्यक्ति है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। चक ने अपने ग्लासेस को ऊपर धकेला। मरीना बेली चुप रही। क्यों? तुम्हें यह व्यवस्था पसंद नहीं है? लेकिन मुझे लगा कि तुम उसे वास्तव में पसंद करती हो। तुम वापस आते ही उसे बेड पर ले आई थी। चक अभी भी चौंकाने वाले स्टेटमेंट्स देने में बहुत अच्छे थे। मरीना को फिर से पता नहीं था कि क्या कहे। एक रुकावट के बाद उसने समझाया, ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मुझे बस सोने के लिए उसके बॉडी की जरूरत थी। क्या तुम्हें सोने के लिए उसके बॉडी की जरूरत है? मरीना, भले ही तुम एक गर्ल हो, तुम किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती, चक ने गंभीरता से कहा। मैं उसकी फीलिंग्स के साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। तो कैजुअल रिलेशनशिप रखना और भी बुरा है। मरीना अवाक थी। ग्रैंपा, क्या आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है? मरीना ने आह भरी। मैं जानता हूँ, वो एक हर्नांडेज बच्चा है, चक ने जवाब दिया। अगर आप जानते थे तो आप शादी के लिए क्यों सहमत हुए? आप साफ समझते हैं कि मैं कभी भी बेली फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। मरीना बेली ने भान सिकोड़ी। मैंने तुमसे बेली फैमिली छोड़ने के लिए नहीं कहा। चक ने उलझन में पलकें झपकाई। तो फिर आप मैरिज प्रपोजल के लिए क्यों सहमत हुए? हाँ, क्या हर्नांडेज फैमिली के उस बच्चे ने तुम्हें नहीं बताया? चक के स्वर में अविश्वास का संकेत था। क्या बताया? मरीना उलझन में थी। साइमन ने मुझे बताया कि जब तक मैं उसके मैरिज प्रपोजल के लिए सहमत हो जाता हूँ, वो हमारे परिवार में शादी करके आने को तैयार है। मिस्टर बेली ने धीरे से कहा। यह क्या था? एक पल के लिए मरीना को लगा कि उसने गलत सुन लिया।
शुरुआत में जब साइमन ने कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं बेशक सहमत नहीं हुआ। मैंने लगभग गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकवाने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि वह हमारे परिवार में शादी करके आने को तैयार है। एक हर्नांडेज बच्चा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह बूढ़ा फलीपे हर्नांडेज हमेशा मुझसे डींगे मारता रहा है कि उसका ग्रैंडसन कितना महान है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइमन अब मेरी बेबी ग्रैंडडॉटर के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वो अब हमारे परिवार में शादी करके आना चाहता है और उसने मुझे ये भी बताया कि वह तुम्हारे साथ एक फैमिली शुरू करेगा। हाँ, मैं पहले से ही फलीपे के चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन की कल्पना कर सकता हूँ जब वह ये सुनेगा। वह निश्चित रूप से फूट पड़ेगा। इस विचार पर चक अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके। मरीना बेली को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या कहे। अपने एक्साइटेड ग्रैंपा को देखकर मरीना आखिरकार होश में आई। साइमन हर्नांडेज हमारे परिवार में शादी करके आएगा, ये कैसे संभव हो सकता है? वो हर्नांडेज फैमिली का हेड है। कौन सा पावरफुल फैमिली हेड किसी दूसरे परिवार में शादी करके आना चुनेगा? मरीना ने सोचा। ग्रैंपा, साइमन हर्नांडेज फैमिली का हेड है, वो हमारे परिवार में शादी करके कैसे आ सकता है? मरीना के पास मिस्टर बेली के फैंटेसी ख्याल को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे साइमन हर्नांडेज ने तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करने की इच्छा जताई। देखो, यह उसका फिंगरप्रिंट है और यह उसका सिग्नेचर। चक ने बोलते हुए एक कागज निकाला। उस पर लिखावट मजबूत और शक्तिशाली थी। मैं, साइमन हर्नांडेज, स्वेच्छा से बेली फैमिली में शादी करके आऊंगा। मैं कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। नीचे साइमन का फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर थे। मरीना ने कॉन्ट्रैक्ट को कई बार ध्यान से जांचा और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। क्या आप निश्चित हैं कि यह खुद साइमन हर्नांडेज ने लिखा था? मरीना ने एकटक देखते हुए चक से पूछा। बेशक, उसने यह मेरे सामने लिखा था, चक ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। हालांकि इस कागज के टुकड़े को देखते हुए मरीना की भान केवल गहरी हो गई। ग्रैंडफादर, क्या आपको नहीं लगता कि यह सस्पिशियस है? साइमन अपना परिवार छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी मुझसे शादी करने को तैयार क्यों होगा? मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ग्रैंडडॉटर बहुत चार्मिंग आकर्षक है, चक ने साफ तौर पर कहा। ग्रैंपा, मरीना बेली ने निराशा में आवाज दी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम चिंतित हो। मैंने सिर्फ उसके प्रपोजल पर सहमत दी है। अगर वह भविष्य में अपने वादे से पीछे हटने की हिम्मत करता है तो हम बस समझौते अग्रीमेंट को तोड़ देंगे। चक काफी आश्वस्त लगे। फिर भी मरीना अभी भी भान सिकोड़ रही थी। आखिरकार वह साइमन को 1 महीने से भी कम समय से जानती थी। उसे विश्वास नहीं था कि साइमन को इतने कम समय में उसके लिए इतना गहरा इमोशन हो सकता है। मरीना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम बेली फैमिली की बैकबोन बनना चाहती हो, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन होगा। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में तुम्हारा जीवन आसान हो और साइमन हर्नांडेज एक बहुत अच्छा यंग मैन है। अगर वह तुम्हें वास्तव में पसंद करता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए, चक ने गंभीर स्वर में कहा। मरीना की नजर उसकी उंगली पर पड़ी गोल्डन रिंग पर पड़ी। उसने सोचा, क्या साइमन हर्नांडेज को बस उसमें रुचि है या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? ग्रैंडफादर, मुझे आपको कुछ और बताना है। मरीना ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को एक पल के लिए किनारे करके चक को रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। मरीना की बात सुनने के बाद चक चुप हो गए। क्या लैम्बर्ट की चोट भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है? मरीना ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनकर चक के एक्सप्रेशन में बदलाव को देखा। चक ने अपने होंठ भींच लिए और तुरंत जवाब नहीं दिया। ग्रैंपा, वे पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। कृपया अब और मुझसे बातें मत छिपाओ। मरीना ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने ग्रैंपा को देखा। चक ने मरीना को देखा और एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार थे। मैंने सोचा था कि वे हाल ही में सामने आए हैं। क्या इसका मतलब है कि लैम्बर्ट की चोट भी उन्हीं की वजह से हुई थी? मरीना ने भान सिकोड़ी। हाँ, चक ने सिर हिलाया। ग्रैंपा, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानते हैं? मरीना ने पूछा। मैंने पहले कभी उनसे डील नहीं किया है और मैंने वो टैटू कभी नहीं देखा है। चक ने सिर हिलाया। तो वे हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? मरीना को पहले शक था कि ऑर्गेनाइजेशन की उनके परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता था। मैं भी उसकी जांच कर रहा हूँ, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत मिस्टीरियस है। हर बार जब वे ऑपरेट करते हैं तो वे गायब होते समय अपने अस्तित्व के सभी निशान मिटा देते हैं और वे बहुत क्रूर हैं। जब भी वे दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से खून खराबा होता है। उम्र या जेंडर लिंक की परवाह किए बिना जिसने भी उन्हें देखा है उसे मार दिया जाएगा। ये ठीक इसीलिए है कि वे इतने सेविज बर्बर हैं कि लैम्बर्ट और मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि तुम उनका पहला टारगेट होगी? चक ने कहा। उनकी आवाज मंद हो गई। मैं समझती हूँ, मैंने पहले ही आंट डेजी को बता दिया है। वो अस्थायी रूप से पुलिस स्टेशन में अपनी पोजीशन से हट जाएगी और हमें बेली फैमिली के अन्य मेंबर्स को भी सूचित करने की जरूरत है। मुझे डर है कि ऑर्गेनाइजेशन फिर से हमला करेगा। मरीना ने कहा। मैंने उन्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है। वे सब जानते हैं कि क्या करना है। लैम्बर्ट बेली की घटना के बाद चक ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है, मरीना ने सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन इतना गंभीर कभी नहीं था।
दरअसल मरीना, मैंने साइमन के प्रपोजल के लिए इसलिए सहमत दी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर बेली फैमिली को कुछ होता है तो तुम्हारी रक्षा के लिए कोई वहां होगा। चक ने अपने असली विचार प्रकट किए। बेली फैमिली ठीक रहेगी। ये सुनकर मरीना बेली ने भान सिकोड़ी। मैं बस कह रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी हो सकता है और हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। चक मुस्कुराए। जब तक मैं यहाँ हूँ बेली फैमिली को कुछ नहीं होगा। मैं अतीत को दोहराने नहीं दूंगी। मरीना का एक्सप्रेशन कभी इतना दृढ़ नहीं था। मरीना को देखकर चक ने आह भरी जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना हो। उन्होंने सोचा, मेरी यह नादान ग्रैंडडॉटर। मरीना, वो घटना बहुत पहले हुई थी और वह तुम्हारी गलती नहीं थी। अतीत में मत खोई रहो, चक ने धीरे से कहा। ग्रैंडपा, देर हो रही है, आपको आराम करना चाहिए। मैं साइमन के प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। मरीना इस मामले पर और चर्चा नहीं करना चाहती थी और उसने विषय बदल दिया। ठीक है। चक ने उसका एक्सप्रेशन देखा और कुछ और न कहने का फैसला किया। मरीना ने चक को बेड तक पहुंचाया। फिर वो धीरे से रूम से बाहर निकल गई, हर्नांडेज फैमिली हाउस की ओर। अपने बेडरूम में वापस आकर मरीना सीधे बेड पर लेट गई। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली पर पड़ी गोल्डन रिंग को देखा। साइमन हर्नांडेज, ये नाम मरीना के दिमाग में गूंजता रहा, लेकिन चाहे उसने कितना भी सोचा, मरीना साइमन के मोटिव इरादों का पता नहीं लगा सकी। आखिरकार वो बेड से उठी और क्लोजेट अलमारी से एक कोट पकड़कर नीचे की ओर चली गई। वह साइमन को ढूंढने जा रही थी और सीधे उससे पूछना चाहती थी। मरीना काम में बैठी और सीधे हर्नांडेज फैमिली हाउस की ओर चली गई। हर्नांडेज फैमिली हाउस शहर के साउथ दक्षिण में स्थित था, जबकि बेली का नॉर्थ उत्तर में, इसलिए ये काफी लंबी ड्राइव थी। 1 घंटे बाद मरीना की कार हर्नांडेज फैमिली हाउस के सामने वाले गेट पर रुकी। जैसे ही वह साइमन को कॉल करने वाली थी, गेट धीरे से खुल गया। यह क्या हो रहा है? गेट ने जरूर मेरा चेहरा पहचान लिया होगा, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई हूँ। सिक्योरिटी सिस्टम के पास मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? मरीना ने सोचा। हालांकि उस पल मरीना सोचने के मूड में नहीं थी। वह सीधे हर्नांडेज हाउस के अंदर चली गई। जब का मैंशन हवेली के मुख्य प्रवेश पर रुकी, मरीना ने तुरंत साइमन को गार्डन के सामने खड़े देखा। वो मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। मरीना स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कसने से खुद को नहीं रोक पाई। मरीना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरे बिना सो नहीं सकती, है ना? साइमन की नजर हमेशा की तरह कोमल थी। हालांकि वो हर्नांडेज फैमिली का हेड था और वह एक शुदा और हानिरहित व्यक्ति कैसे हो सकता था? यह इम्पॉसिबल था। साइमन हर्नांडेज, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं सच सुनना चाहती हूँ। मरीना ने जलती हुई नजर से साइमन को घूर कर देखा। उसकी गहरी आंखों में छिपे इमोशन को समझना मुश्किल था। ग्रैंडपा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, है ना? साइमन ने पूछा। हाँ, बता दिया, मरीना ने जवाब दिया। हम दोनों सिर्फ 1 महीने से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कौन कहता है कि हम सिर्फ 1 महीने से एक दूसरे को जानते हैं? जब हम बहुत छोटे थे तो तुमने मेरी टांग पकड़कर कहा था कि तुम मेरी ब्राइड दुल्हन बनना चाहती हो। क्या तुम भूल गई हो? साइमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हम बहुत छोटे थे जब हुई उन चीजों का इस्तेमाल करके मुझे टालने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे अभी बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ। मरीना ने भान सिकोड़ी। इस बार वो साइमन को फिर से बेवकूफ नहीं बनने देगी। मरीना को इस तरह देखकर साइमन ने आह भरी जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना हो। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और मरीना के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि मरीना को सिर्फ अपना सिर ऊपर उठाने की जरूरत थी तो वह साइमन के होठों को किस कर सकती थी। मरीना, तुमने अभी भी नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, है ना? साइमन ने कुछ आहें भरते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? मरीना ने भान सिकोड़ी। 1 साल पहले सोलेमवुड के जॉन्स्टन होटल में साइमन ने उसे एक एक शब्द याद दिलाया। पहले तो मरीना प्रतिक्रिया नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने होटल का नाम सुना तो उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। तुम यह मत कहना कि तुम। मरीना ने साइमन को घूर कर देखा। सही कहा, उस रात वह इंसान नहीं था। साइमन ने मरीना के अंदाजे की पुष्टि की। वह इंसान तुम कैसे हो सकते हो? मरीना की आंखें तेजी से चमक रही थीं। उसने सोचा था कि वह सब सोफिया द्वारा डिजाइन किया गया था और सोफिया ने जरूर यादृच्छिक रूप से किसी अज्ञात व्यक्ति को ढूंढा होगा। उस रात मैं भी अकिस्टर ट्रेजर की का पीछा कर रहा था। मैं गलती से एक ट्रैप जाल में गिर गया और तुम संयोग से मेरे सामने आ गई। मरीना, मैं पूरे 1 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। जिस दिन हम दोनों दोबारा मिले मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ था, फिर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया। मैंने तुम्हारे खुद याद करने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब अगर मैं अभी नहीं बताता तो शायद तुम शक करोगी कि मेरे अल्टेरियर मोटिव्स छिपे इरादे हैं। साइमन ने हल्की सी आह भरी। इस बीच मरीना थोड़ी हैरान थी। उसने सोचा, उस रात वह इंसान साइमन था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता है कि उसकी खुशबू थोड़ी फेमिलियर जानी पहचानी है। तो ये वजह है। ये मरीना के पास शब्दों की कमी थी। मरीना, ये डेस्टिनी भाग्य का अरेंजमेंट है। तुम मेरी ब्राइड बनने के लिए बनी हो। साइमन ने जलती हुई आंखों से मरीना को घूर कर देखा।
मरीना ने पलकें झपकाईं और थोड़ा ठीक हुई। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। क्या सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी? मरीना, क्या तुम वास्तव में अपने चार्म के बारे में कुछ नहीं जानती हो? साइमन ने अपनी आंखें छोटी की और मरीना को देखा। उसकी ईमानदार और स्पष्ट नजर से लगभग मरीना का शरीर जलने लगा। साइमन की नजर में उसे महसूस हुआ जैसे वह नेकेड नग्न हो। तुम हुलिगन बदमाश हो। मरीना ने तुरंत अपने क्लोथ्स को कसकर लपेट लिया। साइमन उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मरीना, मेरा मतलब चार्म से वह नहीं था, साइमन ने समझाया। मरीना अवाक थी। बेशक तुम्हारा इस तरह का चार्म इरेसिस्टिबल अप्रतिरोध्य है, साइमन ने जोड़ा। मरीना को पता नहीं था कि क्या कहे। उसे अचानक उसे काटने का मन क्यों कर रहा था। जब मैं उस रात जागा तो तुम वहां नहीं थी। मैं पूरे साल से तुम्हें ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि सोलेमवुड के रास्ते में भी मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुमसे फिर से मिल पाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से हेवन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। जिस रात मैं सोलेमवुड पहुंचा, मैं तुमसे फिर से मिला। 1 साल पहले उस रात से मैं तुम्हारे लिए तरस रहा था, और सोलेमवुड में तुम्हारे साथ बिताए समय के दौरान मुझे और भी यकीन हो गया कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मरीना, मेरे प्रति मेरी सिंसियरिटी, ईमानदारी पर शक मत करो। आखिरकार जब तुम्हें अपने पहले जन्मदिन पर चीजें पकड़ने का मौका दिया गया था, तो तुमने मेरी पंथ के निचले हिस्से को पकड़ा था। तो हमारा एक साथ होना डेस्टिन है। साइमन ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और आग भरी नजर से मरीना को देखा। मरीना अब उसकी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकी और अचेतन रूप से उससे बचना चाहती थी। हालांकि साइमन ने उसकी चिन ठुड्डी पकड़ी और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। मरीना, तुम किससे बच रही हो? साइमन की आवाज भारी हौस थी। मैं किससे बच रही हूँ? मरीना ने हार मानने से इनकार कर दिया। तो क्या तुम अब मेरा प्रपोजल स्वीकार करने को तैयार हो? साइमन ने उसे बेनकाब नहीं किया और केवल भारी आवाज में पूछा। मरीना की आंखें चमक उठी। क्या तुम वास्तव में मेरे परिवार में शादी करके आने को तैयार हो? साइमन ने कहा, हाँ मैं हूँ। लेकिन तुम हर्नांडेज फैमिली के हेड हो। क्या हर्नांडेज फैमिली के लोग तुम्हें मेरे परिवार में शादी करके आने देंगे? मरीना ने अपनी भान उठाई। तुमने अभी कहा कि मैं हर्नांडेज फैमिली का हेड हूँ। चूंकि मैं फैमिली हेड हूँ, तो मेरे शब्दों का सम्मान किया जाएगा। साइमन के चेहरे पर थोड़ा अटूट और डोमिनियरिंग हावी एक्सप्रेशन था। एम्फ, क्या तुम डरते नहीं हो कि तुम्हें किसी दिन फैमिली हेड के पद से हटा दिया जाएगा? मरीना ने नाराजगी से कहा। मरीना, अगर वह दिन आता है तो क्या तुम मुझे अपनाने को तैयार होगी? साइमन की आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। मरीना खांसी, अगर तुम रिलायबल भरोसेमंद हो तो मेरे लिए तुम्हें अपनाने की संभावना होगी। मरीना ने गर्व से अपनी चिन उठाई। साइमन मुस्कुराए। मरीना, तो जब वह दिन आएगा तो मुझे तुम पर निर्भर रहना पड़ेगा। उस बारे में बाद में बात करेंगे। मरीना ने अपना गला साफ किया। फिर उसने कहा, मैं अब वापस जाऊंगी। हालांकि जैसे ही वह मुड़ी, साइमन ने उसकी रिस्ट कलाई पकड़ ली। देर हो रही है, मुझे तुम्हारे अकेले ड्राइव करके वापस जाने की थोड़ी चिंता है। आखिरकार उसने मरीना की ड्राइविंग स्किल्स का अनुभव किया था। चिंता करने की क्या बात है, मैं अकेले ही ड्राइव करके यहाँ आई थी। मरीना ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले ड्राइव करके यहाँ आई थी। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम अकेले वापस जाने की योजना बना रही हो, तो मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? साइमन बहुत दृढ़ था। तो फिर तुम मुझे वापस छोड़ दो। क्या तुम छोड़ोगे? मरीना ने अपनी आवाज ऊंची की। मैं पहले ही तुम्हारे बेडरूम में आ चुका हूँ। कर्टसी शिष्टाचार में पारस्परिकता की मांग होती है। चूंकि तुम अब मेरे घर पर हो, क्या मुझे तुम्हें मेरे बेडरूम पर एक नजर डालने के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए? साइमन की आंखें चमक उठी। मरीना ने कुछ नहीं कहा। मरीना ने सोचा, कर्टसी डिमांड्स रेसिप्रोसिटी कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? उसके मुंह के किनारे फड़फड़ाए। मरीना ने अभी इनकार करने के लिए मुश्किल से ही सोचा था कि साइमन फिर बोलने लगा। हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट, समझौता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम मेरे बॉडी का इस्तेमाल करने के अपने राइट का एक्सरसाइज नहीं करना चाहती? साइमन के शब्द अनंत टेम्पटेशन, प्रलोभन से भरे थे। मरीना अब वह नहीं कह सकी जो उसने कहने का इरादा किया था। यह आदमी वास्तव में जानता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट, हेरफेर करना है। आखिरकार मरीना साइमन के बॉडी के टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सकी। वो उसके पीछे पीछे उसके बेडरूम में चली गई। साइमन के बेडरूम की डेकोरेशन स्टाइल लगभग वैसी ही थी जैसी वह दूसरे लोगों को महसूस कराता था। बेडरूम मुख्य रूप से ब्लैक और व्हाइट था, इसलिए वह कोल्ड, ठंडा और मिस्टीरियस, रहस्यमय लग रहा था। तुम्हारे क्लोथ्स बाएं तरफ के कैबिनेट में हैं। बाथरूम कैबिनेट में ब्रांड न्यू टॉयलेटरीज हैं। तुम पहले शावर ले सकती हो, साइमन ने कहा। मरीना ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और कैबिनेट की ओर चल दी। उसे खोलने पर उसने पाया कि वह हर तरह के महिलाओं के क्लोथ्स से भरा हुआ था। वे उसकी स्टाइल के लिए काफी सूटेबल, उपयुक्त थे। मैं कभी भी वे क्लोथ्स नहीं पहनूंगी जो दूसरों ने पहने होंगे, मरीना ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वे क्लोथ्स दूंगा जो दूसरों ने पहने होंगे? मरीना की बात सुनकर साइमन धीरे धीरे चलकर आया। तो फिर इस कैबिनेट में क्लोथ्स किसके हैं? मरीना ने अपनी भान हल्की सी उठाई। साइमन मरीना के सामने खड़ा हुआ और धीरे से उसकी नाक खुजलाने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम क्या कर रहे हो?
मरीना ने भान सिकोड़ी। साइमन ने कहा, यह अभी मेरी बात ठीक से न सुनने की सजा है। मैंने कब तुम्हारी बात ठीक से नहीं सुनी? मरीना ने अपनी आवाज ऊंची की। मैंने अभी क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरे क्लोथ्स कैबिनेट में हैं। मरीना अचानक रुक गई। मेरे क्लोथ्स? मरीना को तुरंत कुछ याद आया और उसने लापरवाही से एक कपड़ा निकाला। उसने पाया कि उस पर अभी भी एक टैग लगा हुआ था। मरीना को पता नहीं था कि क्या कहे। क्या ये सभी क्लोथ्स मेरे लिए तैयार किए गए हैं? मरीना थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। और क्या हो सकते हैं? साइमन ने जवाब में पूछा। मरीना ने अपना सिर झुकाकर अपने हाथ में क्लोथ्स को देखा। उसकी आंखें फड़कने लगी। तुम जानते थे कि मैं जरूर तुम्हारे रूम में आऊंगी। तुम जल्दी या बाद में आओगी? साइमन ने आत्मविश्वास से कहा। एम्फ, उसने अभी जानबूझकर ऐसा किया था। क्या तुम गुस्सा हो? मरीना की प्रतिक्रिया महसूस करते हुए साइमन ने सिर झुकाकर पूछा। मैं गुस्सा क्यों हूँ? तुम अभी सही थे। हमारा डील अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मैं अपने राइट्स का एक्सरसाइज क्यों ना करूं? मरीना ने पजामाज का एक सेट लिया और बाथरूम में चली गई। जैसा कि साइमन ने कहा था, उसने बाथरूम कैबिनेट में ब्रांड न्यू टॉयलेटरीज का एक सेट पाया। पास में टॉयलेटरीज का दूसरा सेट रंग के अलावा इस सेट के समान था। वो काफी कोल्ड लगता है, लेकिन आखिरकार वो प्राइवेट में कितना अनरेस्ट्रेन्ड असंयमित है। उसने तो लवर्स टॉयलेटरीज भी खरीद रखे हैं। हालांकि मरीना अपने दिल में बड़बड़ा रही थी, उसका हाथ स्वाभाविक रूप से टॉयलेटरीज लेने के लिए पहुंच गया। जब मरीना चेहरा धोने और कुल्ला करने के बाद बाहर आई, तो उसने पाया कि साइमन ने भी वही किया था। उसने जो पजामाज पहने थे, वे मरीना के पजामाज के समान थे। मरीना कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने सोचा, क्या उसे लवर्स चीजों का ऑब्सेशन है? आओ, मैं तैयार हूँ। साइमन बेड पर चढ़ गया और अपने बगल की जगह थपथपाई। मरीना सोच रही थी कि क्या कहे। मैं अब अपने राइट्स का एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है? बेड पर चढ़ने के बाद मरीना ने साइमन को आंखें दिखाईं। क्या तुम्हें मेरे पॉजिटिव सर्विस एटीट्यूड के लिए मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं देना चाहिए? साइमन को मरीना के एटीट्यूड की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी पोस्चर को एडजस्ट किया ताकि वो और आराम से सो सके। 5 स्टार नेगेटिव रेटिंग। मरीना ने अपने सिर को उसके बॉडी पर रखने के बाद तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारा क्या मतलब है? साइमन ने भान उठाए। एक्सेसिव सेलिंग ग्राहकों को रेबेलियस विद्रोही मेंटालिटी देना आसान है। बोलते समय मरीना की आवाज धीमी होती जा रही थी। एक पल बाद उसकी सांस स्थिर हो गई। वो हर बार सेकंडों के भीतर सो जाती थी। मरीना को गहरी नींद में सोते हुए देखकर साइमन को अचानक अपने बाकी के जीवन के सेक्सुअल ब्लिस, यौन आनंद के बारे में चिंता होने लगी। अगर यह छोटी लड़की भविष्य में मेरे बगल में लेटने के तुरंत बाद सो जाती है, तो मैं उसके साथ लव कैसे कर सकता हूँ? लगता है कि मुझे वास्तव में उसकी इंसोम्निया अनिद्रा का इलाज कराने की जरूरत है। सुबह और हैना चैंप का सामना। अगली सुबह जब मरीना जागी, तो उसने पाया कि साइमन अब उसके बगल में नहीं था। उसके बगल की शीट पहले ही ठंडी हो चुकी थी। लगता था कि वह काफी समय से उठ गया था। मरीना आलस्य से बेड से उठकर बैठ गई। जनबराफ वापस आने के बाद यह उसकी पहली अच्छी नींद थी। मरीना ने क्विल्ट रजाई उठाई और बेड से उतर गई। फिर वो अपने शूज भी पहने बिना बेडरूम से बाहर निकल गई। कॉरिडोर गलियारा शांत था। क्यों? साइमन बाहर गया। जैसे ही मरीना उलझन महसूस कर रही थी, अचानक कॉरिडोर के अंत में कमरे से एक छोटी सी आवाज आई। फिर वह कमरे की ओर चल दी। साइमन, ये सूप है जो मिसेस हर्नांडेज ने मुझे आपके लिए लाने को कहा था। उन्होंने कहा कि आपने हाल ही में बहुत मेहनत की है। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो आपको कुछ टॉनिक लेने की जरूरत है। दूर पर पहुंची मरीना अचानक रुक गई। एक महिला की आवाज। मरीना ने अपनी काली आंखें छोटी की, दरवाजा धकेला और रूम में दाखिल हुई। साइमन स्टडी अध्ययन कक्ष में एक डेस्क के पीछे बैठा था। उसके सामने एक पतली जवान महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा सुंदर था। दूर धकेलने की आवाज सुनकर महिला ने पीछे देखा। जब उसने मरीना को देखा, तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसका चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। क्या तुम रूल्स नहीं जानती? तुमने दूर भी नॉक नहीं किया है ना? क्या मिस्टर हर्नांडेज का स्टडी वह जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकती हो? मरीना ने केवल उसकी तरफ हल्के से देखा। फिर वो कोमल कदमों से उसके पास से गुजरी और सीधे साइमन की चेयर को घुमा दिया। फिर उसने अपने हाथ खोले और उन्हें दोनों तरफ के आर्मरेस्ट्स हाथों के सहारे पर रख दिया। उसने अपने शरीर को हल्का सा झुकाकर जलती हुई आंखों से साइमन को घूर कर देखा। क्या तुम सोचते हो कि मैं इस जगह में दाखिल हो सकती हूँ? मरीना का स्वर उसके पोस्चर की तरह ही डोमिनियरिंग हावी था। बेशक तुम कर सकती हो। साइमन के होठों के किनारे हल्के से मुड़ गए। उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इसके बजाय वह तो मरीना के काम से खुश भी लग रहा था। क्या मुझे अंदर आने से पहले दूर नॉक करने की जरूरत है? मरीना ने फिर से पूछा। बेशक नहीं, तुम मेरे टेरिटरी इलाके में अपनी मर्जी से आ और जा सकती हो, साइमन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मरीना उसके जवाबों से बहुत संतुष्ट थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सामने खड़ी महिला को तिरस्कार से घूर कर देखा। क्या तुमने सुना? हैना चैंप का एक्सप्रेशन तुरंत अकथनीय रूप से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तुम दोनों बातचीत जारी रखो, मैं वापस जा रही हूँ। हैना के एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन को देखकर मरीना तुरंत चमक उठी।
फिर मरीना खड़ी हुई और जाने वाली थी। हालांकि साइमन ने उसकी रिस्ट पकड़ी और उसे धीरे से खींचा। फिर वो उसकी बाहों में गिर गई। साइमन ने मरीना के गोरे और नाजुक फीट को देखा और भान सिकुड़े बिना नहीं रह सका। तुम शूज क्यों नहीं पहन रही हो? मुझे इन्हें पहनना पसंद नहीं है, मरीना ने कैजुअली जवाब दिया। बेली परिवार में पूरी 3rd फ्लोर पर कार्पेट बिछा हुआ था, इसलिए अगर वह शूज नहीं भी पहनती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोल्ड लग जाएगा, साइमन ने कहा और मरीना को गोद में उठा लिया। मैं तुम्हें वापस बेडरूम तक ले चलता हूँ। यहाँ आपका एक गेस्ट है। मरीना ने हल्के से हैना की ओर देखा जो उनके बगल में खड़ी थी। हैना का चेहरा काफी कोल्ड था, मानो उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता हो। वो गेस्ट नहीं है, साइमन ने लाइटली जवाब दिया। वह ऐसे कह रहा था जैसे हैना बस एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन हो। गुजरते वक्त उसने हैना की तरफ देखा भी नहीं। हैना वहीं खड़ी रही और दरवाजे से डिसअपियर होते हुए उन दोनों फिगर्स को देखती रही। उसके दांतों ने उसके लोअर लिप को तब तक काटा जब तक उसमें से ब्लड नहीं आ गया। उसकी ब्लैक आइज में गहरा हेट्रेड भरा हुआ था। साइमन के पास एक और वुमन क्यों है? और तो और उसने पजामास पहन रखे हैं। तो क्या वह पिछली रात यहीं सोई थी? ये सोचते ही हैना ने अपने दांत और कसकर भींचे। उस वुमन के फेस को देखो, साफ जाहिर है कि वह एक सडक्ट्रेस है जो मेन को बहकाने में माहिर है। साइमन जरूर उसके बहकावे में आ गया होगा। मुझे जल्दी से वापस जाकर मिसेस हर्नांडेज को ये बात रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अपने हाथ में थर्मस पकड़े हुए हैना जल्दी में वहां से चली गई। आगे की घटना, फर्दर इवेंट्स। इस बीच साइमन मरीना को वापस अपने बेडरूम में ले गया। उसने कहा, मुझे नीचे उतारो। उसके टोन में कोल्डनेस की हल्की सी झलक भी थी। साइमन ने मना नहीं किया और फिर उसने मरीना को कार्पेट पर नीचे उतार दिया। जमीन पर आते ही मरीना ने साइमन की ओर देखा भी नहीं और सीधी उनके बगल वाली कैबिनेट की ओर चली गई। उसने रैंडमली कुछ क्लोथ्स निकाले और बाथरूम में चली गई। साइमन वहीं खड़ा रहा, मरीना को एक लिटिल गर्ल की तरह बिहेव करते हुए देखता रहा और उसकी आंखों की स्माइल गहरी हो गई। जब मरीना दोबारा बाहर आई तो वह क्लोथ्स चेंज कर चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ गई। ये सब करते हुए उसने साइमन को हवा ए समझा। मरीना, साइमन अम्यूज्ड हुआ और बाहर जाने से पहले उसने मरीना को रोका। सर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मरीना की आइज ग्लूमी थी। मरीना, उस वुमन का नाम हैना चैंप है। वो मेरी मदर की अडॉप्टेड डॉटर है, साइमन ने सॉफ्टली समझाया। एक अडॉप्टेड डॉटर? मुझे लगता है कि वो फियांसी है जिसे आपके परिवार ने आपके लिए चुना है। मरीना ने अपनी आईब्रोज उठाई। यह उनकी विश है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। साइमन ने एक एक वर्ड साफ साफ बोला। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? वह अडॉप्टेड डॉटर हो या फियांसी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं घर जा रही हूँ। मरीना ने साइमन को धक्का दिया और सीधे डाउनस्टेयर्स चली गई। मरीना, क्या तुम जेलस हो? साइमन ने एक हाथ पॉकेट में डाला और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। जेलस? मैं जेलस नहीं हूँ, मरीना ने अपनी वॉइस ऊंची की। साइमन ने कहा, फिर तुम अचानक से एंग्री क्यों हो गई? मरीना ने कहा, क्या मैं एंग्री हूँ? आपको कैसे पता कि मैं एंग्री हूँ? अपनी आंखों से, साइमन ने कहा, अपनी दोनों आइज से। तो आपकी आइज बेकार होंगी। किसी दिन हॉस्पिटल जाइए और इन्हें कटवा लीजिए। मरीना ने स्नॉट किया। जब तक मरीना बोल रही थी तब तक वह दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। उसने ड्राइवर्स दूर खोला और अपनी कार में बैठ गई। हालांकि जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, साइमन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे दरवाजा बंद करने से रोक दिया। आप क्या कर रहे हैं? कार में बैठी मरीना ने ऊपर देखा। साइमन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन अचानक बज उठा। उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आया, लेकिन वह जल्दी से नॉर्मल हो गया। कुछ नहीं, बस रोड पर केयरफुल रहना। साइमन के टोन में कोई बदलाव नहीं दिखा। आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है, मरीना ने कहा। दूर से साइमन के हाथ को झटका दिया, दरवाजा स्लैम शट किया और ड्राइव ऑफ कर गई। इस बीच साइमन मरीना के जाने की डायरेक्शन में प्यार से घूर रहा था। जब उसकी नजरों से पूरी तरह डिसअपियर हो गई, तभी उसने अपनी पॉकेट में बजते हुए फोन को निकाला। जैसे ही साइमन ने अपने सेल फोन पर कॉलर्स नेम देखा, उसका फेस तुरंत डार्क हो गया। उसका अनुमान सही था, ये कॉल इतनी जल्दी आ गया। साइमन की पतली उंगलियों ने स्क्रीन पर धीरे से स्वाइप किया और कॉल पिकअप हो गया। तुम अभी क्या कर रहे हो? लाइन के दूसरी ओर से एक बहुत ही डिग्निफाइड फीमेल वॉइस आई। साइमन से अलग होने के बाद मरीना सीधे बेली फैमिली वापस चली गई। जब सर्वेंट ने मरीना को वापस आते देखा तो उसने सम्मानपूर्वक मरीना का कोट जल्दी से ले लिया। फिर सर्वेंट ने कोट को उनके बगल वाली वार्डरोब में टांग दिया। जेसिका कहाँ है? मरीना ने पूछा। मिस रॉड्रिगेज पिछले कुछ दिनों से मिस्टर मुआ के साथ हैं, सर्वेंट ने बताया। पीटर मुआ? मरीना ने हल्की सी फ्राउन की। हाँ, मिस्टर मुआ ने कहा कि मिस रॉड्रिगेज अब उनकी सेक्रेटरी हैं। काम की सुविधा के लिए वह अगले कुछ समय के लिए उनके अपार्टमेंट में रहेंगी, सर्वेंट ने कहा। ये सुनने के बाद मरीना के एक्सप्रेशन में बदलाव आया। फिर उसने अपना फोन निकाला और पीटर को एक वीडियो कॉल किया। फोन की घंटी बजते ही कॉल लगभग तुरंत आंसर हो गया। मरीना को देखकर पीटर और ज्यादा अटेंटिव हो गया। क्या तुम्हें अभी कंपनी में बिजी नहीं होना चाहिए?
मरीना ने वीडियो में पीटर पर एक नजर डाली। वो डेस्क पर पैर रखकर बैठा था और आराम से अपनी चेयर पर पीछे की ओर झुका हुआ था। ये निश्चित रूप से पीटर का काम पर रहने का एटीट्यूड नहीं था। पीटर बचपन से ही लेजी रहा था। हर बार जब वो कंपनी में जाता था तो वो एक गहरी हेट्रेड वाले आदमी जैसा दिखता था। मैं ऑफिस में हूँ, पीटर ने जवाब दिया। फिर तुम इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? क्या तुम्हारी वजह से फिर से कंपनी क्लोज्ड हो जाएगी? मरीना ने अपनी ब्लैक आइज को सिकुड़ा। मरीना, तुम मुझे इतना लुक डाउन क्यों कर रही हो? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट यकीनन डबल हो जाएगा। पीटर का चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। मरीना ने इंक्वायरिंगली उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उससे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वैसे भी भले ही पीटर कभी कभी मडल्ड अलोंग करता था, फिर भी वह जानता था कि सही क्या करना है। मरीना जेसिका के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रही थी। अभी घर की सर्वेंट ने मुझे बताया कि जेसिका अब तुम्हारी सेक्रेटरी है, सही कहा ना? एकदम सही मरीना, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे आसपास के लोग ऑर्डिनरी नहीं हैं। तुमने मुझे सच में एक बड़ा गिफ्ट दिया है। जब हम सोलेमवुड में थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जेसिका इतनी केपेबल है? जेसिका की बात करते हुए पीटर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मरीना पूरी तरह से समझ नहीं पाई। जेसिका की फोटोग्राफिक मेमोरी है। फिर पीटर ने एक्साइटेडली मरीना को पूरी कहानी बताई। वो सब सुनने के बाद मरीना चुप साइलेंट रहने पर मजबूर हो गई। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पता नहीं था? पीटर ने मरीना के एक्सप्रेशन में बदलाव देखा। मरीना ने सिर हिलाया। जेसिका ने उसे पहले कभी इस बारे में नहीं बताया था। जेसिका ने तुम्हें नहीं बताया है ना? पीटर थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि जेसिका ने जरूर मरीना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा, क्योंकि जेसिका मरीना की इतनी वर्शिप करती थी। जेसिका लोगों के साथ घुलने मिलने में कभी अच्छी नहीं रही। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो खासकर नर्वस हो जाती है। वह साफ बोल भी नहीं पाती। भले ही उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो, वह तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के क्वालिफाइड नहीं होगी, मरीना ने दृढ़ टोन में कहा। वह जेसिका को जनबरफ इसलिए लाई थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जेसिका एक अच्छा लाइफ जी सकती है। मैं उसे इंस्लेव नहीं कर रहा हूँ। वो खुद ही थी जिसने कहा था कि वो काम करना चाहती है। ये भी उसने ही कहा था कि वह लोगों के साथ डील करने की अपनी इनएबिलिटी को दूर करना चाहती है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, पीटर ने तुरंत समझाया। उसने खुद ही मांगा था। ये सुनकर मरीना हैरान थी। मरीना जानती थी कि अगर जेसिका को मौका मिलता तो वह किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करती। इतने सालों में उसने इस मामले में कोई सुधार नहीं किया था। अचानक उसे यह आइडिया क्यों आया? हाँ बिल्कुल, जेसिका ने मुझे बताया कि वह ऐसी इंसान बनना चाहती है जो तुम्हारी मदद कर सके। मरीना, मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कोई अननोन इमोशनल एंटेंगलमेंट है? पीटर ने जानबूझकर अपनी वॉइस धीमी की। मरीना कुछ बोल नहीं पाई। उसने गुस्से से पीटर को घूरा। भले ही उन दोनों के बीच एक सेल फोन स्क्रीन थी, पीटर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत अपना बॉडी सीधा किया और गला साफ किया। मैं बस मजाक कर रहा था, बस मजाक। चूंकि यह जेसिका की अपनी रिक्वेस्ट है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम उसे जरा सा भी हार्म नहीं पहुंचने दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मरीना ने एक एक वर्ड साफ साफ बोला। डोंट वरी, मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी तरह प्रोटेक्ट करूंगा, पीटर ने तुरंत जवाब दिया। लैम्बर्ट से बातचीत कॉन्वर्सेशन विथ लैम्बर्ट। कॉल हैंग अप करने के बाद मरीना सीधे सेकंड फ्लोर पर चली गई। उसने लैम्बर्ट की चोटों की जांच की। तुम्हारी रिकवरी उम्मीद से बेहतर है। एक और हफ्ते में तुम बेड से उठकर चलने की ट्राई कर पाओगे, मरीना ने कहा। मैं आखिरकार बेड से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह लाई डाउन करता रहा तो मैं क्रिपल्ड हो जाऊंगा, लैम्बर्ट ने हेडबोर्ड के सहारे झुकते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अब तुम अपनी चोटों से रिकवर कर रहे हो, ये तुम्हें फ्यूचर में सक्वीली से नहीं जूझने देगा। तुम्हें कुछ और समय के लिए परसिवियर करना होगा। मरीना जानती थी कि लैम्बर्ट ऐसा इंसान था जो आइडल नहीं रह सकता था। इतने लंबे समय तक बेड पर लेटे रहना भी उसके लिए आसान नहीं था। वैसे मैंने ग्रैंपा से सुना कि कोई तुम्हें प्रपोज करने आया था, है ना? लैम्बर्ट ने गॉसिपी एक्सप्रेशन के साथ मरीना की ओर देखा। मरीना कुछ देर के लिए चुप रही। जब तुम रिकूपरेटिंग कर रहे हो तो ज्यादा गॉसिप न करना ही बेहतर है। मरीना ने लैम्बर्ट को दोबारा क्विल्ट से ढक दिया। यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बोर्ड हो गया हूँ। मैंने सुना है कि वह आदमी हमारे परिवार में मैरी करने को तैयार है ना? वह हर्नांडेज फैमिली का हेड है। मैं पहले उससे कुछ बार इंटरैक्ट कर चुका हूँ। वह एक पावरफुल मैन है जिसे कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन अब वह तुम्हारे लिए बेली फैमिली में मैरी करने को तैयार है। ऐसे में फ्यूचर में हर्नांडेज फैमिली भी तुम्हारी हो जाएगी, है ना? ऐसा लगता है कि इतने सालों में कभी कोई नहीं रहा जो दो फैमिलीज का हेड बन सके। क्या हमारी मरीना एक पायनियर बनने वाली है? तुम दोनों के जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि तुम्हारे जो चिल्ड्रन होंगे वे यकीनन बहुत पावरफुल होंगे। तुम मेरी यंगर सिस्टर होने के लायक हो। या तो तुम फॉल इन लव नहीं होती या तुम एक पावरफुल मैन के साथ फॉल इन लव होती हो। लैम्बर्ट ने अपनी थोड़ी रगड़ी और अपनी यंगर सिस्टर पर प्राउड महसूस किया। मरीना सोच रही थी कि क्या कहे। क्या तुम थोड़ा ज्यादा आगे नहीं सोच रहे हो? लैम्बर्ट ने उसके चिल्ड्रन के बारे में भी सोच लिया था।
क्या मैं इतना आगे सोच रहा हूँ? वह पहले ही मैरिज प्रपोजल देने आ चुका है। जब मॉम और डैड वापस आएंगे तो तुम पहले एंगेज्ड हो सकती हो, फिर तुम साल के अंत तक मैरिड हो सकती हो, और अगले साल मेरा एक नेफ्यू होगा। लैम्बर्ट ने पहले ही प्रोग्रेस का हिसाब लगा लिया था। मरीना कुछ देर के लिए चुप रही। मुझे याद है कि जब अतीत में कोई मैरिज प्रपोज करने आता था तो तुम लोग हमेशा मना कर देते थे। इस बार तुम लोगों ने सहमति क्यों दी? मरीना ने अपनी आंखें सिकोड़कर पीटर को देखा। क्या तुम दोनों के बीच कोई डील हुई है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? मरीना, तुम क्या बकवास कर रही हो? अपनी बॉटम लाइन को तोड़े बिना मैं अनस्क्रूपुलस मेथड से बिजनेस करूंगा। हालांकि तुम मेरी बायोलॉजिकल यंगर सिस्टर हो, मैं तुम्हें डील के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसके अलावा अगर मैं चाहता भी तो ग्रैंपा सहमत नहीं होते, है ना? लैम्बर्ट ने ईमानदारी से कहा। मरीना ने अपनी आधी बंद आंखों से उसे एक पल के लिए घूरा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे उसकी आइज में कोई क्लू नहीं मिला। तभी उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। हालांकि क्या तुम सच में मानते हो कि साइमन हमारे परिवार में मैरी करेगा? मरीना ने आराम से लैम्बर्ट को घूरा। क्यों नहीं? अगर वह तुमसे मैरी कर सकता है तो ये कितना स्मॉल सैक्रिफाइस होगा? लैम्बर्ट ने बिना सोचे जवाब दिया। एक स्मॉल सैक्रिफाइस? मरीना ने सिर हिलाया। ऑर्डिनरी फैमिलीज के लिए यह एक स्मॉल सैक्रिफाइस हो सकता है, लेकिन वह इंसान साइमन हर्नांडेज था। यह कोई स्मॉल सैक्रिफाइस नहीं था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह साइमन का पर्पस हमेशा जान जाएगी। वैसे भी अभी लॉन्ग वे टू गो है। ठीक है, अच्छे से रेस्ट करो। इन अनइम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान मत दो। मैं अब अपस्टेयर्स जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। मरीना ने उन सभी कॉम्प्लिकेटेड विचारों को दबा दिया। वह उन चीजों पर अटकी नहीं रहेगी जिन्हें वह समझ नहीं सकती थी। आखिरकार कोई भी हमेशा के लिए प्रिटेंड नहीं कर सकता। मेरी वरी मत करो, तुम भी अच्छे से रेस्ट करो, लैम्बर्ट ने जवाब दिया। मरीना ने सिर हिलाया और अपने बेडरूम में लौट आई। बेडरूम में घुसते ही उसने कंप्यूटर ऑन किया। फिर उसने डार्कनेट में लॉग इन किया। वह लेटेस्ट न्यूज ब्राउज कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि क्या उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई क्लूज हैं। हालांकि बहुत देर तक सर्च करने के बाद भी उसे वह नहीं मिला जो वह देखना चाहती थी। क्या यह ऑर्गेनाइजेशन छिपने में सच में इतनी अच्छी है? इसके पीछे पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा था? उनका गोल क्या था? मरीना ने अपना पूरा वजन पीछे चेयर पर डाल दिया और उसके विचार धीरे धीरे दूर होते चले गए। इस समय डेस्क पर रखा फोन अचानक एक बार लिट अप हुआ। हालांकि अपने विचारों में डूबी मरीना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जनबरफ में घटना, इंसिडेंट इन जनबरफ। इस बीच जनबरफ के एक होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में 4 से 5 लोग इकट्ठे हुए थे। सोफा के बीच में एक बेहद आउटस्टैंडिंग लुकिंग यंग मैन बैठा था। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जो डॉक्टर जैसा दिख रहा था और यंग मैन के हाथों की जांच कर रहा था। डॉक्टर, मिस्टर नैनसन की कंडीशन कैसी है? आज रात उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है। क्या वह अपने हाथों में इस तरह की इंजरी के साथ अभी भी स्टेज पर जा सकते हैं? लियोन नैनसन के एजेंट ने नर्वसली पूछा। उनके हाथों के लिगामेंट्स बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनकी करंट कंडीशन के अनुसार उन्हें कम से कम 1 मंथ तक रिकूपरेट करना होगा। अभी उनका स्टेज पर जाना डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, डॉक्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। 1 मंथ? इतना लंबा? डॉक्टर की बात सुनकर एजेंट को थोड़ा शॉक लगा। फिर एजेंट ने जल्दी से पूछा, क्या कोई सेक्विली होगा? अगर उन्हें दूसरी बार चोट नहीं लगती है और वो रिहेबिलिटेशन पर ध्यान देते हैं तो कोई सेक्विली नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्हें अगले मंथ के लिए अच्छे से रिकूपरेट करना होगा। इस पीरियड के दौरान उन्हें पियानो बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, डॉक्टर ने सीरियसली समझाया। ये सुनकर एजेंट का चेहरा ग्लूमी हो गया। उसने फ्राउन किया और लियोन को घूरा। ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी ऐसी बुरी स्टेट है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि आज इस कॉन्सर्ट में कई बिग शॉट्स आ रहे हैं। अगर यह एक कमर्शियल परफॉर्मेंस होता तो अगर तुम इसे रिजेक्ट कर देते तो कोई बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ मनी का नुकसान होता, लेकिन ये ग्रैटिट्यूड और एप्रिशिएशन दिखाने वाला परफॉर्मेंस है। अगर तुम स्टेज पर नहीं जा पाए तो कौन जानता है कि बाहर के रिपोर्टर्स क्या न्यूज लिखेंगे। फ्यूचर में तुम्हारा करियर बुरी तरह से अफेक्टेड होगा। एजेंट इतना एंग्शियस था कि वह बार बार टहल रहा था। लियोन इन सभी वर्षों में फॉरेन म्यूजिक इंडस्ट्री में हार्ड वर्क कर रहा था। वह इस साल ही अब्रॉड से वापस आया था। उसने एक म्यूजिक प्रोडिजी के रूप में डेब्यूट किया था, इसलिए वापस लौटने के बाद उसने अनगिनत कमर्शियल परफॉर्मेंसेस और जॉब्स लिए। स्वाभाविक रूप से म्यूजिक सर्कल में कई लोग उससे जेलस थे। अगर इस परफॉर्मेंस में कुछ होता है तो क्या उसके कंपेटिटर्स जो उसे डिफेम करने का वेट कर रहे थे क्रेजी होकर न्यूज नहीं फैलाएंगे? लेकिन वह लड़का सेकंड फ्लोर से गिरने वाला था। मैं उसे बस गिरते हुए देख नहीं सकता था, है ना? लियोन ने अपनी रिस्ट्स को हिलाया। जब वह नून में लंच के लिए नीचे गया तो उसने सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में एक लिटिल बॉय को खेलते हुए देखा। लड़के के आसपास कोई एडल्ट्स नहीं थे। वह इतना फेयरलेस था कि उसने बगल की रेलिंग पार कर ली। जैसे ही वह गिरने वाला था, लियोन भागा और बिना सोचे उसे पकड़ लिया। बच्चा बच गया, लेकिन लियोन के हाथों में इंजरी हो गई। उस समय लड़का इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में था कि उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हें बच्चे को बचाना नहीं चाहिए था।
लेकिन जब बच्चे की मदर आई तो उसने तुम्हें थैंक भी नहीं किया। मुझे लगता है कि उसे ये भी सस्पेक्ट हुआ होगा कि तुमने ही लड़के को धक्का दिया था। अब तुम्हारे हाथों में इंजरी है जिसकी वजह से तुम स्टेज पर नहीं जा सकते। तुम्हारा इंजर्ड होना वर्थ इट नहीं था। एजेंट बहुत इंडिग्नेंट था। पियानिस्ट्स के लिए उनके हैंड्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। डोंट वरी, मैंने पहले ही किसी से मदद मांगी है। जब तक वह आगे आने को तैयार है, आज का परफॉर्मेंस डेफिनेटली सक्सेस होगा। लियोन ने एजेंट को जेंटली कंफर्ट किया। तुमने किससे मदद मांगी है? एजेंट अभी भी थोड़ा वरीड था। मेरी सीनियर सिस्टर। लियोन ने अपने सेल फोन पर एक नजर डाली। तुम्हारी सीनियर सिस्टर, क्या वह वही म्यूजिकल जीनियस है जिसका तुम्हारे टीचर हमेशा जिक्र करते हैं? जब एजेंट ने लियोन की बात सुनी तो उसकी आंखें अनिच्छिक रूप से बड़ी हो गईं। हाँ, वह वही है। लियोन ने सिर हिलाया। तुम्हारे टीचर हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी टैलेंट मीडियोकर है लेकिन तुम डिलिजेंट हो। और तुम्हारे टीचर हमेशा तुम्हारी सीनियर सिस्टर की टैलेंटेड होने के लिए तारीफ करते हैं। हालांकि उसकी एम्बिशन पियानो पर नहीं है। तुम्हारे टीचर तुम्हें देखकर हर बार आह भरते हैं। क्या तुम्हारी सीनियर सिस्टर सच में इतनी अमेजिंग है? एजेंट अभी भी थोड़ा सस्पिशियस था। आखिरकार लियोन पहले से ही सबसे टैलेंटेड यंग पियानिस्ट था जिसे एजेंट ने कभी देखा था। जब लियोन को भी उसकी सीनियर सिस्टर की तुलना में मीडियोकर टैलेंट माना जाता था, एजेंट कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कैसी इंसान होगी। वह अमेजिंग है। मैंने एक बार उसका इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस सुना था और उसके बाद मैंने एक मंथ तक पियानो को छूने की हिम्मत नहीं की। लियोन ने उस सीन को याद करते हुए उदास होकर स्माइल किया। लियोन ने हमेशा सोचा था कि वो पियानो बजाने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए वो हमेशा एरोगेंट और कंप्लेसेंट रहा। महसूस करता था कि कोई भी उससे मैच नहीं कर सकता। हालांकि ये तब हुआ जब वह अपनी सीनियर सिस्टर से मिला, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह भी सभी लिविंग बीइंग्स के बीच एक ऑर्डिनरी पर्सन ही था। बस वह अपनी डिलिजेंस पर निर्भर था कि उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक स्किल्स हों। लेकिन उसने कई सालों से पियानो नहीं बजाया है ना? क्या तुम्हें शो है कि वह ये कर सकती है? आखिरकार एजेंट उससे कभी नहीं मिला था, इसलिए वह अभी भी थोड़ा वरीड था। क्या तुम हमेशा उस पर्सन के बारे में क्यूरियस नहीं रहे जिसने मेरे लिए म्यूजिक लिखा था? लियोन ने ऊपर देखा। हाँ, रहा हूँ, लेकिन तुमने उस पर्सन को इतनी सख्ती से छिपा कर रखा है कि तुम मुझे उसके बारे में बताना भी नहीं चाहते थे। एजेंट ने सबकॉन्शियसली सिर हिलाया, लेकिन वह अचानक अपनी बात के बीच में रुक गया। फिर उसने सरप्राइज में लियोन की ओर देखा। क्या वह पर्सन जिसने तुम्हारे लिए म्यूजिक लिखा था? एकदम सही, वह पर्सन मेरी सीनियर सिस्टर है। लियोन ने एजेंट के गेस की पुष्टि की। हे भगवान, वो मिस्टीरियस पर्सन तुम्हारी सीनियर सिस्टर है। एजेंट पूरी तरह से शॉक्ड था। एजेंट जानता था कि लियोन रातों रात फेमस हो गया क्योंकि उसने एटर्नल नाइट नामक एक पियानो पीस बजाया था। उसकी पियानो स्किल्स के अलावा मुख्य रूप से इस एटर्नल नाइट की वजह से ही लियोन इतना पॉपुलर था।